नमस्कार। दिल्ली में सर्दियां बस शुरू हुई हैं और इसी माहौल में 10 नवंबर की शाम जी लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास का वो इलाका, आप जानते हैं हमेशा कितनी भीड़ रहती है वहाँ। खरीदार, टूरिस्ट, एकदम से एक जोरदार धमाके से दहल उठा। वो जो शाम की एक आम गहमा गहमी होती है, वो बस पल भर में चीखों और दहशत में बदल गई। हाँ, और आज हम जिस जानकारी पर बात कर रहे हैं वो दरअसल एक पॉडकास्ट के कुछ हिस्सों पर आधारित है। उसका टाइटल है दिल्ली का दिल दहला देने वाला धमाका, लाल किला ब्लास्ट की पूरी कहानी। तो ये अंश हमें एक तरह से उस घटना की एक शुरुआती तस्वीर देते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन अंशों को हम ठीक से देखें, समझें कि स्रोत क्या कह रहा है, उस शाम असल में हुआ क्या था, शुरुआती जांच में क्या बातें सामने आईं और इसके मायने क्या हो सकते हैं। तो चलिए सीधे जानकारी में उतरते हैं, देखते हैं ये स्रोत हमें क्या बताता है। ठीक है, तो इस पॉडकास्ट के अंशों के हिसाब से घटना हुई 10 नवंबर को शाम के लगभग 6:30 बजे। 6:30 बजे? हाँ, और जगह थी लाल किला मेट्रो स्टेशन के एकदम पास। और स्रोत ये बता रहा है कि एक कार में ये धमाका हुआ, बहुत जोर की आवाज, आग की लपटें उठी, धुआं फैल गया चारों तरफ और फिर भगदड़। लोग समझ ही नहीं पाए क्या हुआ, बस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। वाकई बहुत खौफनाक मंजर रहा होगा, जैसा स्रोत बता रहा है। निश्चित रूप से। और यहाँ एक बात पर गौर करना जरूरी है, घटना की जगह और वक्त का चुनाव, जिसका जिक्र स्रोत में भी है। देखिए, लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो राष्ट्रीय प्रतीक है। हाँ, भारत की पहचान, संप्रभुता का प्रतीक। और शाम 6:30 बजे का वक्त, मतलब पीक आवर, लोग ऑफिस से लौट रहे होते हैं, मेट्रो स्टेशन पर बहुत भीड़ होती है। सही कहा। तो ऐसे वक्त और ऐसी जगह पर हमला करना, ये एक सोचा समझा कदम लगता है। मकसद शायद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि एक प्रतीकात्मक चोट करना और ज्यादा से ज्यादा दहशत फैलाना भी हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। ये सिर्फ फिजिकल डैमेज से आगे की बात लगती है। अच्छा, स्रोत में जो तत्काल प्रतिक्रिया हुई उसका भी जिक्र है। बताया गया है कि पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बहुत तेजी से पहुंची, मतलब कुछ ही मिनटों में। जी हाँ, और पहुंचते ही उनका पहला काम था इलाके को सुरक्षित करना। स्रोत के मुताबिक पूरे एरिया को फौरन घेर लिया गया, बैरिकेड्स लगा दिए गए और आसपास के जितने भी रास्ते थे उन्हें आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ये किसी भी ऐसी इमरजेंसी में सबसे पहला और जरूरी कदम होता है, ताकि सबूत सुरक्षित रहे और कोई और नुकसान ना हो। और जैसा कि उम्मीद थी, स्रोत ये भी कहता है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन को भी तुरंत बंद कर दिया गया, एहतियात के तौर पर। यात्रियों को बाहर निकाला गया और वहां सर्विस रोक दी गई। हाँ, और सिक्योरिटी फोर्सेस की एक्स्ट्रा टुकड़ियां भी वहां लगा दी गई। तो ये सब एक तरह की, क्या कहते हैं, SOP है? बिल्कुल, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। किसी भी बड़े शहर में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म इसी तरह से एक्टिवेट होता है। मेट्रो स्टेशन बंद करना, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना, ये सब पब्लिक सेफ्टी और सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए जरूरी है। स्रोत ये भी बताता है कि दिल्ली पुलिस ने फौरन ही पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया था और फोरेंसिक टीमें भी मौके पर पहुंच गई थी सबूत इकट्ठा करने के लिए। ये जो शुरुआती घंटे होते हैं, जांच के लिहाज से कितने महत्वपूर्ण होते हैं? बेहद ज्यादा। आप समझिए कि घटना स्थल जो है वो एक पहेली के बिखरे हुए टुकड़ों जैसा होता है। फोरेंसिक टीम का काम है उन टुकड़ों को बहुत सावधानी से उठाना, जैसे विस्फोटक के अंश, डेटोनेटर के हिस्से, कार के पुर्जे, यहाँ तक कि आसपास गिरी हुई चीजें भी। अच्छा। हर छोटा सा सुराग बहुत जरूरी हो सकता है, और जितनी जल्दी और सावधानी से ये सबूत जमा किए जाते हैं, जांच को उतनी ही मजबूत बुनियाद मिलती है। क्योंकि हवा, पानी या बाद में होने वाली चहल पहल से सबूत नष्ट होने का खतरा रहता है। और शुरुआती जांच से कुछ चौंकाने वाली बातें भी सामने आई, जैसा स्रोत में जिक्र है। सबसे पहले तो ये कि कार में धमाका किसी टेक्निकल फॉल्ट से नहीं हुआ था। हाँ। बल्कि एक IED, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाकर किया गया था। और स्रोत में विस्फोटक की प्रकृति के बारे में भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। उसे मिलिट्री ग्रेड बताया जा रहा है। ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, और इसी बेसिस पर स्रोत कह रहा है कि अधिकारियों का जो शुरुआती अंदाजा था वो यही था कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोचा समझा, प्लान किया हुआ आतंकी हमला है। बिल्कुल। मिलिट्री ग्रेड विस्फोटक और IED का इस्तेमाल, इन दोनों बातों के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? मतलब ये क्या इशारा करते हैं? देखिए, अगर विस्फोटक सच में मिलिट्री ग्रेड है तो इसके कई मतलब हो सकते हैं। पहला, कि ये काफी शक्तिशाली विस्फोटक था जिसे आमतौर पर सेनाएं इस्तेमाल करती हैं। दूसरा, इसे हासिल करना या बनाना या आम लोगों के बस की बात नहीं है। इसके लिए खास संसाधन और टेक्निकल जानकारी चाहिए।
ये इस तरफ इशारा करता है कि इसके पीछे कोई साधारण अपराधी नहीं, बल्कि शायद कोई ट्रेन्ड ग्रुप या ऐसा व्यक्ति है जिसकी पहुंच ऐसे मटेरियल तक हो। और ये जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है कि ये विस्फोटक आया कहाँ से। क्या ये चुराया गया, तस्करी से आया, या इसे बनाने की एक्सपर्टीज हमलावरों के पास थी? और आईईडी का इस्तेमाल वो क्या बताता है? आईईडी का इस्तेमाल अपने आप में टेररिस्ट ग्रुप्स का एक जाना माना तरीका है। ये दिखाता है कि हमलावरों ने बाकायदा तैयारी की थी, उनके पास विस्फोटक को एक डिवाइस में बदलने की क्षमता थी और उनका इरादा साफ था, तबाही और डर फैलाना। मतलब प्रीमेडिटेटेड। हाँ, बिल्कुल। ये कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं लगता, बल्कि एक पूर्व नियोजित काम होने का संकेत देता है, जैसा कि स्रोत में आतंकी हमले के शुरुआती आकलन से भी जाहिर हो रहा है। आईईडी की कॉम्प्लेक्सिटी भी अलग अलग हो सकती है और फोरेंसिक जांच से शायद ये पता चले कि ये कितना सोफिस्टिकेटेड था, जिससे हमलावरों की स्किल लेवल का भी अंदाजा लग सकता है। स्रोत जांच की दिशा के बारे में भी कुछ बताता है। ये कहा गया है कि पुलिस को शुरुआत में कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जो किसी एक अकेले आदमी के काम के बजाय एक संगठित मॉड्यूल की तरफ इशारा कर रहे हैं। संगठित मॉड्यूल से क्या मतलब है यहाँ? संगठित मॉड्यूल का मतलब है कि ये शायद कुछ लोगों का एक ग्रुप है जिन्होंने मिलकर इस हमले की प्लानिंग की और इसे अंजाम दिया। इसमें रोल बटे हो सकते हैं, कोई रेकी कर रहा हो, कोई विस्फोटक ला रहा हो, कोई आईईडी बना रहा हो और कोई उसे प्लांट कर रहा हो। अच्छा। एक संगठित समूह का मतलब है कि उनके बीच कोऑर्डिनेशन था, कम्युनिकेशन था और शायद कोई लीडरशिप स्ट्रक्चर भी रहा हो। ये जांच को एक तरफ तो मुश्किल बनाता है क्योंकि कई लोगों को पकड़ना होता है, लेकिन दूसरी तरफ ये ज्यादा सुराग भी छोड़ सकता है, जैसे उनकी आपसी बातचीत के रिकॉर्ड्स, पैसों के लेन देन के निशान वगैरह। स्रोत ये भी कहता है कि इसी शक के आधार पर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है और ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस हमले की प्लानिंग शायद कई दिनों या हफ्तों से चल रही थी। ये स्वाभाविक है। अगर ये एक ऑर्गेनाइज्ड कोशिश थी तो इसमें रेकी करना, टारगेट चुनना, विस्फोटक और बाकी सामान जुटाना, डिवाइस बनाना और फिर हमले के लिए सही वक्त का इंतजार करना, इन सब में वक्त तो लगता है। हफ्तों की प्लानिंग का अनुमान लगाना बिल्कुल लॉजिकल लगता है। ये पहलू जांच को और भी कॉम्प्लेक्स बना देता है। इन्वेस्टिगेटर्स को न सिर्फ ये पता लगाना है कि हमला किसने किया, बल्कि ये भी कि उनकी मंशा क्या थी, उन्हें मदद कहाँ से मिली और क्या वो आगे भी ऐसे हमलों की प्लानिंग कर रहे थे। जांच के कुछ और पहलू भी बताए गए हैं स्रोत में, जैसे उस कार के मालिक का पता लगाने की कोशिश हो रही है जिसमें विस्फोट हुआ। क्या वो चोरी की थी या उसके मालिक का भी कोई हाथ था इसमें? हाँ, और आसपास के सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, फोन कॉल्स और डेटा का एनालिसिस किया जा रहा है। ये जो पारंपरिक तरीके हैं, कितने कारगर होते हैं ऐसे मामलों में? ये आज के जमाने में जांच की रीढ़ की हड्डी हैं। सीसीटीवी फुटेज से संदिग्धों की पहचान हो सकती है, उनकी एक्टिविटीज पता चल सकती हैं, उनके भागने का रूट, इस्तेमाल किया गया व्हीकल, ये सब पता लग सकता है। हालांकि लाल किला जैसी भीड़-भाड़ वाली जगह पर हजारों घंटों की फुटेज को देखना और उसमें से काम की जानकारी निकालना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, वो तो है। फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी मदद करती है, पर उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। फोन कॉल रिकॉर्ड्स और डेटा एनालिसिस से सस्पेक्ट्स के कॉन्टैक्ट्स, उनके लोकेशन और बातचीत के पैटर्न का पता चल सकता है, लेकिन यहाँ भी एन्क्रिप्टेड ऐप्स, फेक आईडी और बर्न ऑफ फोन जैसी चुनौतियां हैं। इसलिए ये तरीके जरूरी तो हैं, पर अकेले काफी नहीं होते। ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी मानवीय खुफिया जानकारी, वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। स्रोत में इस बात का भी जिक्र है कि जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस हमले के तार किसी बड़े नेशनल या इंटरनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क से तो नहीं जुड़े हैं। कुछ सुराग इस ओर इशारा कर रहे हैं कि धमाके का मकसद शायद किसी खास मौके पर या किसी खास संदेश के तहत दहशत फैलाना था। ऐसा होते हैं जहां से उन्हें फंडिंग, ट्रेनिंग या डायरेक्शंस मिलते हैं। एजेंसियां पैटर्न देखने की कोशिश करती हैं। क्या इस हमले का तरीका, मतलब मोडस ऑपरेंडी, पहले हुए किसी हमले से मिलता है? क्या जो विस्फोटक इस्तेमाल हुआ वो किसी खास ग्रुप की पहचान है? कई एंगल से जांच होती है। टेक्निकल सबूत जैसे फॉरेंसिक, डिजिटल, ह्यूमन इंटेलिजेंस, चश्मदीदों के बयान, इन सब को मिलाकर जब एक कोहेरेंट तस्वीर बनती है, तभी किसी ठोस नतीजे पर पहुंचना चाहिए। गलत आरोप लगाने या गलत दिशा में जाने से न सिर्फ असली अपराधी बच निकलते हैं, बल्कि बेगुनाह लोगों की जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। अब बात करते हैं सरकारी प्रतिक्रिया की।
स्रोत बताता है कि घटना के तुरंत बाद ही सरकारी मशीनरी पूरी तरह हरकत में आ गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो एंटी टेरर मामलों को देखती है और दूसरी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज सब मिलकर इस केस पर काम कर रही हैं। ये कोऑर्डिनेशन ऐसी गंभीर घटनाओं की जांच के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दिल्ली पुलिस के पास लोकल नॉलेज और पहुंच होती है, स्पेशल सेल के पास टेररिज्म से निपटने का खास अनुभव और तकनीक होती है, और नेशनल एजेंसीज जैसे NIA या IB के पास देशव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क और डेटाबेस होते हैं। हाँ, इन सब का तालमेल जरूरी है ताकि इन्फॉर्मेशन शेयर हो सके, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो और जांच तेजी से आगे बढ़े। अक्सर ऐसी जांचों के लिए जॉइंट टास्क फोर्स या मल्टी एजेंसी टीमें बनाई जाती हैं। स्रोत में हाई लेवल मीटिंग्स का भी जिक्र है जो PMO और गृह मंत्रालय के लेवल पर हुई। साथ ही इस शहर भर में जो जरूरी जगहें हैं जैसे सरकारी इमारतें, रेलवे स्टेशन, दूसरी मेट्रो लाइनें, वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये प्रक्रिया 2 लेवल पर काम करती है। पहला, ऑपरेशनल हाई लेवल मीटिंग्स ये पक्का करती हैं कि सभी एजेंसियां कोऑर्डिनेशन से काम करें, उन्हें जरूरी रिसोर्स मिले और जांच की प्रोग्रेस पर नजर रखी जा सके। और दूसरा है प्रतीकात्मक। इससे सरकार ये संदेश देती है कि वो स्थिति को गंभीरता से ले रही है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सुरक्षा बढ़ाना एक निवारक उपाय मतलब डेटरेंट भी है ताकि कोई और हमला ना हो सके, और इससे जनता में भी सुरक्षा की भावना थोड़ी बढ़ती है। लेकिन इसमें एक चुनौती भी तो है, मतलब सुरक्षा को बहुत ज्यादा सख्त करने और आम जनजीवन को बनाए रखने के बीच संतुलन साधना। बिल्कुल, ये हमेशा एक मुश्किल बैलेंस होता है। सुरक्षा के नाम पर अगर शहर को किले में तब्दील कर दिया जाए तो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है, इकोनॉमी पर असर पड़ता है और एक डर का माहौल परमानेंट हो जाता है। सही कहा। दूसरी तरफ ढिलाई बरतने का रिस्क भी नहीं उठाया जा सकता, इसलिए अधिकारियों को एक ऐसा रास्ता निकालना होता है जहां सुरक्षा के उपाय असरदार भी हों और कम से कम दखलंदाजी वाले भी। ये इंटेलिजेंस बेस्ड सिक्योरिटी पर ज्यादा निर्भर करता है, यानी ठोस जानकारी के आधार पर टारगेटेड सुरक्षा उपाय करना, न कि हर जगह एक जैसी कड़ी सुरक्षा लगा देना। स्रोत ये भी बताता है कि सरकार और पुलिस की तरफ से लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की गई है। हाँ, और ये भी SOP का हिस्सा है। ऐसी घटनाओं के बाद अक्सर टेंशन और गुस्सा फैलता है, अफवाहें उड़ती हैं जो स्थिति को और बिगाड़ सकती हैं। शांति की अपील करना और लोगों को ऑफिशियल जानकारी पर भरोसा करने के लिए कहना जरूरी होता है। इसी के साथ स्रोत में जनता के लिए कुछ सलाहों का भी जिक्र है। पहली सलाह है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और उन्हें आगे न फैलाएं। ये आज के सोशल मीडिया के ज़माने में और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अफवाहें तो जंगल की आग की तरह फैलती हैं और पैनिक या गलत फहमी पैदा कर सकती हैं। सिर्फ ऑफिशियल सोर्स से मिली जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। दूसरी सलाह है कि अगर कोई भी लावारिस चीज, कोई संदिग्ध गाड़ी या कोई व्यक्ति संदिग्ध हरकतें करता दिखे तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। इसके लिए दिल्ली पुलिस की हेल्पलाइन 112 को भी एक्टिव बताया गया है। ये सिटीजन विजिलेंस यानी नागरिक सतर्कता का आह्वान है। पुलिस हर जगह तो मौजूद नहीं हो सकती, इसलिए नागरिकों की आंखें और कान भी सुरक्षा तंत्र का एक हिस्सा बन जाते हैं। हालांकि यहाँ भी एक बैलेंस जरूरी है ताकि बेवजह शक या किसी खास कम्युनिटी को निशाना बनाने की टेंडेंसी न पनपे। और आखिर में भीड़भाड़ वाली जगहों जैसे बाजारों, स्टेशनों वगैरह में एक्स्ट्रा अलर्ट रहने और मेट्रो में सफर करते समय मेट्रो अथॉरिटीज के जो सुरक्षा निर्देश हैं उनका पालन करने को कहा गया है। ये प्रैक्टिकल सलाह है। भीड़भाड़ वाली जगह अक्सर आसान टारगेट होती हैं। अपने आसपास के माहौल के प्रति थोड़ा सा जागरूक रहना, कोई लावारिस बैग या अजीब बर्ताव पर नजर रखना, ये छोटी छोटी चीजें भी बड़ा फर्क ला सकती हैं। ये नागरिकों को अपनी सुरक्षा में एक एक्टिव रोल निभाने के लिए बढ़ावा देता है। इस सारी तथ्यात्मक जानकारी और विश्लेषण के बाद स्रोत का जो समापन है वो घटना के मानवीय पहलू को छूते हुए होता है। ये याद दिलाया गया है कि ये सिर्फ आंकड़ों और जांच का मामला नहीं है। हाँ, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि हर धमाका अपने पीछे इंसानी त्रासदियों की कहानी छोड़ जाता है। बेगुनाह लोग मारे जाते हैं या घायल होते हैं, परिवार उजड़ जाते हैं। उन पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। साथ ही स्रोत उन पुलिसकर्मियों, फायर ब्रिगेड के लोगों और सुरक्षा बलों के प्रति भी सम्मान व्यक्त करता है जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा के लिए काम करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि इन घटनाओं का एक गहरा भावनात्मक और मानवीय पहलू होता है। और स्रोत का अंतिम संदेश है,
सतर्कता ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। ये एक शक्तिशाली वाक्य है, लेकिन ये अपने साथ कुछ जटिल सवाल भी लाता है। इसका एक मतलब तो ये है कि सुरक्षा सिर्फ एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबको भी अपनी भूमिका निभानी होगी। लेकिन इसका एक गहरा असर हमारे रोजमर्रा के जीवन और हमारे सुरक्षा के बोध मतलब सेंस ऑफ सिक्योरिटी पर भी पड़ता है। क्या इसका मतलब है कि हमें हमेशा एक अनजाने खतरे के साए में जीना होगा? ये जो लगातार चौकन्ना रहने की उम्मीद है, ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक विश्वास पर क्या असर डालती है? तो अगर हम आज की चर्चा को संक्षेप में देखें, जो उस पॉडकास्ट के अंशों पर आधारित थी, दिल्ली के लाल किला के पास शाम के व्यस्त समय में एक कार में आईईडी का इस्तेमाल करके जानबूझकर धमाका किया गया। स्रोत बताता है कि अधिकारी इसे शुरुआती तौर पर एक सुनियोजित आतंकी हमला मान रहे हैं, जिसमें संभवतः मिलिट्री ग्रेड विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है। जी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल समेत कई राष्ट्रीय और स्थानीय एजेंसियां मिलकर जांच कर रही हैं। जांच का फोकस एक संगठित मॉडल पर है। कुछ लोगों से पूछताछ चल रही है और सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और फॉरेंसिक सबूतों का एनालिसिस किया जा रहा है। बड़े आतंकी नेटवर्क से जुड़ाव की भी पड़ताल हो रही है, लेकिन अधिकारी अभी निष्कर्षों पर पहुंचने में, जैसा आपने कहा, सावधानी बरत रहे हैं। सरकारी स्तर पर उच्च स्तरीय बैठकें हुई हैं, शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और लोगों से शांति बनाए रखने, अफवाहों से बचने और सतर्क रहने की अपील की गई है। संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने को कहा गया है। और अंततः स्रोत हमें घटना के मानवीय पहलू, पीड़ितों के दुख और सुरक्षा कर्मियों के बलिदान को याद रखने और सतर्कता ही सुरक्षा है के विचार पर सोचने का आग्रह करता है। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ देता है, जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए। स्रोत कहता है कि सतर्कता महत्वपूर्ण है, लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के माहौल में एक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की सामान्य जरूरतों, अपने आसपास के लोगों पर भरोसे और ऐसी घटनाओं के बाद जो एक निरंतर चौकस रहने की जरूरत पैदा होती है, उसके बीच संतुलन कैसे कायम करे? ये बहुत जरूरी सवाल है।